नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे लगन के साथ। और इसी लगन के साथ हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न ये कहता है कि पारंपरिक पंखुड़ियाँ लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पहले सेट के तहत ही हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, जिसके तहत आपको क्या हो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 5 सेकंड का टाइम है, वो आपको पढ़ना है ऑप्शन और क्या करना है, टिक लगाना है। चलिए आइए बताइए इसमें क्या छत्तीसगढ़, कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो पंखुड़ियाँ जो है ना लोकगीत है, वह बेसिकली जो है वो राजस्थान का है। किसका है तो बोलेंगे किसका है, राजस्थान का है। ये चीज़ आपको पता है। जो पंखुड़ियाँ है राजस्थान का क्या है, एक लोक गीत है। इसे राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाया जाता है। आए समझ में। तो ये सब कहीं ना कहीं ये जो लोक गीत है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो बोलेंगे भैया कृषि से संबंधित है। आए समझ में। पॉइंट्स टू बी वेरी क्लियर। ओके। कहता है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। कवक, जीवाणु, विषाणु, शैवाल। ये तो बता दीजिएगा। तो ये माना जाता है किसको, ये माना जाता है विषाणु को। विषाणु को सजीव और निर्जीव जीवों के बीच संबंध जोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वे सजीव और निर्जीव दोनों के गुण, यानी कि दोनों के गुण क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, ये अपने में इनहेरिट करते हैं। क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, जिसको हिंदी में क्या करते हैं, निहित करना। आए समझ में। जो दो प्रॉपर्टीज को शो करे, जो दो गुण को शो करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो कौन सा गुण, सजीव और निर्जीव, उसको क्या कहेंगे, विषाणु। कहता है जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। ये तो बता दीजिएगा भैया। जास्कर नदी, जास्कर किसकी ट्रिब्यूटरी है। आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रिब्यूटरी। पिछले क्लास में भी हम आपको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर बताए थे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हम बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लास का इंट्रैक्शन होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, तब ना सेशन कीजिए। ऐसा सिर्फ रट के नहीं ना होता है। चलिए आइए, ये जो भैया जो जास्कर नदी आपसे पूछ रहा है ना, ये ट्रिब्यूटरी किसका है, ये ट्रिब्यूटरी बोलेंगे सिंधु। और सिंधु को क्या कहते हैं, इंडस रिवर भी कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। और पहली प्रमुख सहायक नदी है जो पूरी तरीके से लद्दाख भारत से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो बृहत हिमालयन श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, यदि बात करें उत्तर एंड पूर्व, दिस इज ईस्ट। क्लियर। चलिए, कहता है कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। बताइए, पढ़िए ऑप्शन। क्या शीशम है, क्या सागवान है, जिसे हम लोग सागवान भी कहते हैं, जिसको टिक, हपूसा है, या इफोरबिया। इसमें से बताइएगा कौन सा होगा ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा भैया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा इफोरबिया। यानी कि कांटेदार वन उन क्षेत्र में उगते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होते हैं। आपसे क्या पूछा है, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जो जलवायु है, परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए आदर्श है। तो ये हो जाएगा क्या, इफोरबिया। एक समझ में आया। बेसिकली ऐसे जंगल में मुख्य पौधों की प्रजातियां जैसे बबूर, ताड़, यूफोरबिया और कैक्टस है। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और बेसिकली यह सब कहाँ देखने को मिलेगा जी, कौन सा राज्य में, जहाँ पे क्या होगा, वाटर का क्राइसिस होगा, लो लेवल ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, लो वाटर का मिलेगा। प्लांट क्या करता है, कैक्टस प्लांट की क्या खासियत है, पानी नहीं भी दीजिएगा कई महीनों तक तो भी क्या करेगा, ये ग्रो करता है। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अश समद यानी अब्दस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था। बताइए, किसके निमंत्रण पर भारत आया था। तो बेसिकली ये जो प्रसिद्ध चित्रकार है ना अब्दस समद, किसको, जब कार्यकाल चल रहा था हुमायूं का,
तब इसी के कार्यकाल में ईरान का एक प्रसिद्ध चित्रकार आता है। फारसी पेंटर जो ख्वाजा अबद अस समद को हुमायूं भारत लाया था। कौन लाया था? तो हम लोग बोलेंगे हुमायूं लाया था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कहता है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP में शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया था? आपको ये बताना है कि किस वर्ष शुरू किया गया था। बताइए, ये जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ये वर्ष किस वर्ष शुरू किया था? क्या 1995 में, क्या 99 में, कि 90 में, कि 92 में, 92 में? तो ये बेसिकली शुरू कब किया गया था? तो इसका शुरुआत किया गया था 1995 में। आप बोलिएगा सर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि KBIC जिसको कहते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया। तो बोलेंगे इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला कौन? तो है KBIC। क्लियर है? टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जवेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये तो हमको लगता है करंट का भी क्वेश्चन हो गया ये, और आपको क्या करना है, करंट से भी आपको रूबरू होना है। तो ये जो अलेक्जेंडर है साचा जवेरेव, यह एक जर्मन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। तो किसका हो जाएगा? किसको टिक मारेंगे? जर्मनी को। बेसिकली आपसे क्या पूछा है? किस देश का रहने वाला है। यहीं पे करंट का क्वेश्चन भी जोड़ देते हैं हम आपको कि बताइए नोवाक जोकोविच हमेशा क्या जीतता है, वो भी कमेंट में बताइएगा, और किस देश का रहने वाला है ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है? अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से, अच्छा इसका एक और दे देते हैं कि आप हमको इसी प्रश्न में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन में कौन सा खिलाड़ी जीता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो शायद हम आपको प्रश्न का उत्तर भी दे दिए। कहता है अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये बताइए आप हमको अशोक के कितने शिलालेख थे और किस शिलालेख में खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम की, तो अशोक के शिलालेख 2 लिपियों में लिखे गए थे जिन्हें ब्राह्मी और खरोष्टी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ तो आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो जो उत्तर पश्चिम का एरिया देखिएगा, आप इंडिया का मैप बनाइएगा और उत्तर पश्चिम का एरिया देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, खरोष्टी लिपि में वहाँ पे देखने को मिलता है इनके शिलालेख इस भाषा में लिखित गए थे। क्लियर है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा जी? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। समझ में आ रहा? कहता रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ये करंट का क्वेश्चन है और ये करंट का क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा। बेसिकली इसको लिखने वाले हैं जिनका नाम क्या है, पढ़िए ऑप्शन, जिनका नाम है यतीश यादव। इनका नाम क्या है? यतीश यादव। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। गणित के क्षेत्र में तो इनको कौन नहीं जानता है। श्री JC बोस, S रामानुजन, VA साराभाई, CV रमन। CV रमन तो होंगे नहीं, क्या होंगे क्या? ना। बोस ना, साराभाई ना, बचे कौन? किस फील्ड में? गणित के फील्ड में। S रामानुजन को कौन नहीं जानता है। टाइम मिले तो कभी इनका एपिसोड देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। कितने महान गणितज्ञ थे हमारे देश में, इसलिए तो हमारा देश महान था जी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रहते थे, कौन रहते थे? श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय ही ऐसे गणितज्ञ थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रहते थे। उन्होंने गणितज्ञ विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला आदि में पर्याप्त योगदान दिया। तो ये सब याद रखिएगा किन किन विषय में इनकी क्या थी, महारथी हासिल थी। और ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है।
तो इसको तो जानते हैं कि kg अपॉन किलो जूल अपॉन kg। कैलोरी मान भोजन या ईंधन में मौजूद ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है जिसे स्थिर दबाव पर और सामान्य परिस्थितियों में निर्दिष्ट मात्रा के पूर्ण दहन द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका यदि चारों ऑप्शन में पूछे तो क्या कीजिएगा, पहला ऑप्शन लगाइएगा। आ रहा समझ में? किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? बताइए, क्या उड़ीसा है, क्या गुजरात है, क्या पश्चिम बंगाल है, क्या उत्तर प्रदेश है? तो बताइए किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है? जो लोग बिहार से हमारे वीडियो को देखते हैं वो हमको बताइए कौन सा मछली है बिहार का बड़ी नामी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी मछली को दर्जा दिया है। ये बेसिकली हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में ही बेसिकली पता है घोल मछली देने का कारण भी, और भी तो स्टेट है जो एक्सपो इधर से इस साइड अटैच्ड है, लेकिन मछली को देखिएगा घोल मछली को राज्य का दर्जा दिया है कौन? तो क्या करेगा, गुजरात दिया है। कहाँ पे है गुजरात? सॉरी यहाँ नहीं जी, इस साइड ना है, इस साइड है गुजरात। कुछ लोग मारेंगे क्या, पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब लोग रोज़ मछली खाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, याद रखिएगा। बेसिकली मत्स्य पालन जो सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसके दरमियान ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को राज्य की मछली दिया था। कब दिया था? तो 2023 में दिया था। क्लियर है? चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो बताइए किस प्रावधान का यूज़ करके? तो ये कौन सा प्रावधान है जी? ये प्रावधान है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42। अब आपसे हम पूछेंगे कि देश का नीति निर्देशक तत्व कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में है, बताइएगा क्या? और आर्टिकल 39 में क्या क्या मेंशन्ड है वो भी बताइएगा आप हमको। चलिए हम ही बता देते हैं। क्या 39 से 50 के बीच में है जी? आपके देश के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसी में बताइए तो 40 आर्टिकल क्या कहता है? 40 कहता है विलेज पंचायत के बारे में। अच्छा 44 क्या कहता है जी? 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। जानते हैं आप UCC क्या होता है? UCC चलिए कभी मिले तो आपको बता देंगे। UCC का मतलब होता है ना कि सबके लिए समान कानून, ये सब कुछ होना था। स्टेट लोग भी तो देखते हैं ना UCC लाने का प्रयास करता है, खास करके। अब हम नहीं बोलेंगे आगे, मतलब वैसे स्टेट जो हिंदुइज्म को प्रमोट करता है वैसे बोल सकते हैं, है समझ में? हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? ये तो बता दीजिएगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस राजवंश का शासक था? बताइए, क्या वो पल्लव के थे, चालुक्य के, या शक के, या सातवाहन के? गौतमीपुत्र सतकर्णी बेसिकली किस के थे, किस राजवंश के शासक थे? तो हम लोग बोलेंगे ये थे सातवाहन के। क्लियर? सातवाहन के। और बेसिकली गौतमीपुत्र सतकर्णी कैसी सोसाइटी थी? बोलेंगे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे निर्णय कौन लेता हो? महिला लेती हो। और यही महिला सशक्तिकरण कहाँ देखने को मिलता है? सातवाहन राजवंश में देखने को मिलता है जी। वो अब देखिए लखनऊ वाला कांड, वो महिला मारती 8-9 थप्पड़, वो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है ना? वो महिला सशक्तिकरण नहीं है, एक गलत मिसयूज करती है सशक्तिकरण का। ऐसे मत कीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं आप लोग। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसको कौन नहीं बताएगा भाई? हो नहीं बताओगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, क्योंकि तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं। बोलेगा सर इस तरह के बोल रहे हैं। मेरे भाई कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को डांटना पड़ता है, पढ़ लो भैया, पढ़ लो, यही चीज़ है, यही उम्र है पढ़ने का। गौतम बुद्ध ने दिया था अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास, सम्यक समाधि। देखिए जब हमको याद है तो आपको क्यों नहीं याद हो सकता? आप भी तो हैं ह्यूमन बींग्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? बोर्ड थोड़ा सा कम है इसलिए सब कोई सब नहीं लिख सकते ना, जो इम्पोर्टेंट रहता है वही लिखता है।
आए समझ में? चलिए, चोलों के शासनकाल में किसी भी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था। बताइए किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन पढ़िए। बेसिकली वैसी भूमि को कहते थे साला भोग। साला भोग आए समझ में? तो साला भोग विद्यालय या शैक्षणिक संस्थानों के रख रखाव के लिए दान में दी गई भूमि को ही क्या कहते थे? साला भोग। अब बोलिएगा सर ये सब भी बता दीजिए, तो बिल्कुल बता देंगे। तो ब्रह्मदेव को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव को ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई, नाम से पता चल रहा था। अच्छा, देवदान को मंदिरों के रख रखाव के लिए दान में दी गई। बेसिकली देवदान मंदिर से पता चल रहा। अब बोलेगा सर इसको क्यों छोड़ रहे हैं, इसको भी बता दीजिए। तो बेलन वगाई गैर ब्राह्मणों एवं किसानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? उसको कहते हैं बेलन वगाई। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल राज्य से सीमा किसकी नहीं लगती है जी? झारखंड से तो लगता है भैया, बिल्कुल लगता। असम तो बिल्कुल सटा हुआ, सिक्किम तो सटा हुआ जी, मेघालय के नहीं लगती है। देखिए एलिमिनेशन ट्रिक, एलिमिनेशन ट्रिक से कल कर लिया ना। हाँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा? मेघालय। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। ये तो 8 याद किए होंगे जी, नहीं? चलिए नहीं याद किए तो हम ही बता देते हैं। बेसिकली 8 में कौन है? बिजली है, कच्चा तेल है, कोयला है, सीमेंट है, स्टील है, रिफाइनरी है, उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है और उर्वरक है। इसी को मिला के क्या हुआ? 8 प्रमुख उद्योग हो गया। तो इसमें कहीं रिफाइनरी उत्पाद मिला क्या देखने को? तांबा मिला, वस्त्र मिला क्या? वस्त्र मिला। क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? आप ये बताइए, क्या एल्युमिनियम मिला क्या? क्या वस्त्र मिला क्या? तो रिफाइनरी उत्पाद मिला ना जी, तो यही तो होगा आंसर। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। और याद रखिएगा आप लोग, एक सेकेंड, कैसे हो जाता है जी? चलिए, बीच बीच में कभी कभी हाँ चलिए, ये तो हम बता देते हैं कौन कौन सा होता है इसमें। तो देखिए, रिफाइनरी उत्पाद होता है और तांबा नहीं होता है, ना वस्त्र होता है, ना एल्युमिनियम होता है, और होता कौन है? 8। और ये 8 को आप क्या कीजिएगा ना, कंठस्थ याद कर लीजिएगा। और कंठस्थ याद कैसे कीजिएगा? 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा। फिर से बता दें, फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा हो गया था टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए, और कौन कौन है? बिजली है, कच्चा तेल है, कोयला है, सीमेंट है, स्टील है, रिफाइनरी उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है और उर्वरक है। तो ये तीनों नहीं है और रिफाइनरी उत्पाद है। ठीक है। कथा सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो क्या ब्रह्मगुप्त लिखे हैं, आर्यभट्ट लिखे हैं, भास्कराचार्य लिखे या महावीराचार्य लिखे? तो इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट वही आर्यभट्ट हैं जो महान गणितज्ञ हुआ करते थे। उन्होंने 1150 में यह पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? किस पुस्तक? सिद्धांत शिरोमणि। कब? 1150 में पुस्तक लिखी थी। और यदि आप हमसे भाषा पूछिएगा तो कौन सी भाषा में है ये, तो जाहिर सी बात है उस समय कौन सी भाषा हुआ करती थी? प्राचीन भाषा, संस्कृत भाषा। ठीक है। चलिए, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से मनकाल के नाम से जाना जाता था। दूसरा, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपयुक्त कथनों में से किस किले के बारे में बताया? मतलब आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। ये सब पढ़िएगा। चित्रकूट किला, किला अंगवाड़ा, दौलताबाद किला। अरे यार, ये लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो नीचे चला जाता है भाई, यही एगो डिमेरिट है। जहाँ लास्ट ऑप्शन क्लिक किए हैं यार, पढ़ाएंगे कैसे स्टूडेंट को भाई? तो फिर
चलिए लास्ट वाला ऑप्शन पर नहीं क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है ना, ये गोलकोंडा किला के बारे में दिया गया है। तो गोलकोंडा किला जहाँ पे है उस टिक ऑप्शन को टिक मारिएगा। कौन सा किला? गोलकोंडा किला के बारे में क्या किया गया है, ये सब बताया गया है गोलकोंडा किला के बारे में। आए समझ में? चलिए, गोलकोंडा किला आया है तो बता देते हैं। गोलकोंडा किला मूल रूप से मनकल के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलेंगे मन और कल, मनकल के नाम से जाना जाता है। और जब हम बात करते हैं 1143 में, तो यह एक पहाड़ी की चोटी से बनाया गया था। किसकी चोटी से बनाया गया था? तो पहाड़ी की चोटी से बनाया गया था। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसके बारे में और कुछ बता दें। और ये गोलकोंडा कहाँ है जी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप बताइएगा गोलकोंडा कहाँ, ये आपको होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए। नहीं आएगा तो हम नहीं। सवाई जयसिंह के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया? तो ये तो बता दीजिएगा। ये बेसिकली कहाँ करवाया गया है? तो वाराणसी में। घूमिएगा, जाके जाइए और देखिएगा। ये किसका किला है? किला है जी, किला नहीं है, ये वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला है, ठीक है ना। इसको कौन बनाया था? सवाई जयसिंह। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे भैया राजस्थान के। राजस्थान में भी आप हमसे पूछेगा तो कहाँ कहाँ, तो बोलेंगे अम्बेर एंड जयपुर, ठीक है ना। चलिए, कहता है कि भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशी मुद्रा का, इसमें कौन कर सकता है जी विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक? बताइए। क्या स्टेट बैंक करेगा? ना भैया। केंद्रीय वित्त मंत्री? ना भैया। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल? ना, इनको कोई मतलब ही नहीं। इसको कौन करेगा? भारत रिजर्व बैंक। और उसी के बेस पे क्या होता है? देश में करेंसी क्या होता है? छपता है। इसको छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इस पर बहुत एक लंबी क्लास लेते हैं हम लोग जब बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ज़्यादा पैसा छाप देगा तो क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है ना जी। आइए, कहता धम्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? बताइए, किस स्थान पर किया गया था धर्म चक्र परिवर्तन? ये तो बता दीजिएगा। ये कहाँ हुआ था? तो बेसिकली ये हुआ था कहाँ पे? सारनाथ में हुआ था। कहाँ पे? तो बोलेंगे ये हुआ था सारनाथ में। अब ये तो बता दीजिएगा कि सर सारनाथ है कहाँ पे? तो सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ है आपका यूपी में, जहाँ से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। गोरखपुर उनका कॉन्स्टिट्यूंसी था, अभी रवि किशन जी का है। हाँ समझ में? चलिए, अब आप हमको कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा सर कि गोरखपुर से नहीं आता है, मुझको भी पता है वो उत्तराखंड से आते हैं, गढ़वाल जिला। अच्छा, ये कौन सा धर्म से संबंधित है जी? तो नाम से पता चल रहा है ना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो क्या बताने की जरूरत है इसमें। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी जाती है? बताइए तो किस काल की प्रतिमा मानी जाती है जो खोजी गई है? तो बेसिकली ये जो प्रतिमा जो खोजी गई है ना, वो गुप्ता काल की मानी जाती है, गुप्त काल की मानी जाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको गुप्ता कहते हैं, हिंदी में गुप्त काल की मानी जाती है। आए समझ में? आप हमसे ईयर पूछेगा तो ईयर बता देते हैं, ये होता 500 से 700 ईसा पूर्व के बीच की है, 700 ईसा पूर्व के बीच की है। आए समझ में? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? मतलब महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें जी, महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ के आज़ादी में आंदोलन में भागीदारी लिया। तो बेसिकली जो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्हीं का योगदान था कि महिलाओं ने क्या किया था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था तो महिलाओं की जो भागीदारी थी उनको इंक्रीमेंट करने का काम कमला देवी चट्टोपाध्याय का था। और गांधी जी से परमिशन भी लेते हैं इस बाकायदा इस चीज़ के लिए। तो इनका किसका योगदान है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का, ठीक है ना। क्लियर है?
चलिए आइए। कहता है अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो कितनी पुस्तकों में विभाजित है जी? ये तो बता दीजिएगा, नहीं बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। यह बेसिकली 3 भागों में विभाजित है। अच्छा, अकबर का कोई कार्यकाल हमको बता सकते हैं? अकबर का कार्यकाल क्या था? व्हाट वाज द अकबर पीरियड? चलिए हम बता देते हैं। अकबर का जो पीरियड था वो 1556 से 1605 के बीच में पीरियड था। बहुत ही अच्छा काम करता है अकबर, ठीक है ना। इंटॉलरेंस नहीं था, बिल्कुल टॉलरेंस था, सहिष्णु था, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 भागों में बांटा गया था। ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे लंबी नदी ओडिशा की, किसकी पूछ रही है? ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन है भैया? तो ओडिशा की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम क्या है? महानदी। और महानदी ओडिशा की सबसे लंबी और भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। और यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बस्तर पठार के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है ये महानदी? अमरकंटक पहाड़ी। और अमरकंटक कहाँ है जी? तो ये बस्तर जिला के छत्तीसगढ़, ठीक है ना। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे। तो कितने कर वसूलते थे? 1/6 भाग होता था। किस महाजनपद? महाजनपद में जो टैक्स कलेक्शन हुआ करती थी, फसलों की खास करके जो कलेक्शन हुआ करती थी, 1/6 भाग हुआ करता था। आए समझ में ना? ये चीज़ याद रखिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेध करती है? इसको 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि हमको तो आ गया समझ में, क्योंकि हम पढ़ाते लिखाते हैं। क्या कर रहे हैं आप? एक बार और पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन देखिए, और रुकिए ऑप्शन को और हमको विजिबल कर देते हैं आप, ठीक है। चलिए देख लिए, अब बताइए। बेसिकली जो 18 ये जो अनुच्छेद 18(1) है ना, सभी उपाधियों को समाप्त करने की क्या करती है? घोषणा करती है। टाइटल्स जैसे जय बहादुर, रंग बहादुर, इस तरह के आप टाइटल नहीं ले सकते हैं आज़ाद भारत में। तो वही पूछा है, कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजों द्वारा उपाधि दिया जाता था ना जी, महाराजा अधिराज पधार रहे हैं, इस तरह का चीज़ नहीं कीजिएगा आज़ाद भारत में। हाँ, अकेडमिक लगाइएगा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या भारत रत्न आगे पीछे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं भैया। साउथ में पे केसो हुआ था, पता है कि नहीं? बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? बताइए जी, किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो इस प्रजनन को बोलते हैं रीजनरेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। और इसमें क्या होता है? बड़ी संख्या में कोशिकाएं क्या होती है? निर्मित, मल्टीप्लाई होती है। विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन है? तो ये रीजनरेशन में होती है। एक बार और बता देते हैं। पुनर्जनन कोशिकाओं के नवीकरण, पूर्ण बहाली और वृद्धि की प्रक्रिया है जो नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त भागों या कोशिकाओं का नवीनीकरण करता है, ठीक है। कहता है डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? डाफला की पहाड़ियाँ, ये तो बता दीजिएगा कहाँ है डाफला की पहाड़ियाँ? तो डाफला की पहाड़ियाँ कहाँ है? डफला बोलते हैं, पता है इसको डफला बोलते हैं, पता नहीं, ये प्रिंटिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको डफला कहते हैं। डफला, हम लोग डफला पढ़ते हैं। कहाँ पे है जी? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डफला पहाड़ी पश्चिमी अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित है। यह डाफला नामक एक स्वतंत्र जनजाति द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह पश्चिम में आका पहाड़ियों और पूर्व में अबोर श्रेणी से घिरा हुआ है। डफला बोलिए, डाफला बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आना चाहिए बस। इंग्लिश का कोई लिटरेचर क्लास नहीं चल रहा। आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी
समूह से संबंधित नहीं है, मतलब ऑर्थोपोडा से संबंधित नहीं है। तो ऑर्थोपोडा से संबंधित कौन नहीं है जी? देखिए, क्या तितली है, क्या तिलचट्टा है, या अष्टबाहु है, या मकड़ी है, कौन संबंधित नहीं है? ये जो अष्टबाहु बोला है बेसिकली ऑक्टोपस को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस एक नरम शरीर वाला 8 अंगों वाला मोलास्क है जो ऑर्थोपोडा क्रम का है। तो आपसे पूछा संबंधित नहीं है ना, तो कौन हो जाएगा? ऑक्टोपस हो जाएगा। ठीक है। कहता है 4C के आवेश को 6V के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। बताइए जी, क्या होता है? तो देखिए जी, हाँ, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्यूबी वाला फार्मूला पढ़े कि नहीं जी? क्यूबी हमको तो याद आ रहा, W=QV है ना, इसको कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना, क्यू कितना दिया मान? 6V ना, हो जाएगा 6V और V का मान कितना? V का मान 4, तो 6 × 4 आ जाएगा कितना? 24 जूल आ जाएगा इसका आंसर। और विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो विधि आता है आपको उससे कर लीजिएगा, बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 24 जूल आए समझ में? ये चीज़ क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? बेसिकली झूम कल्टीवेशन को कोनुको के नाम से जाना जाता है। क्या वियतनाम है, क्या अमेरिका है, क्या वेनेजुला है, क्या मेडागास्कर है? तो बेसिकली जो वेनेजुला है ना, तो वेनेजुला में ही झूम कृषि को कोनिको के नाम से जाना जाता है। किस कंट्री में? बोलेंगे वेनेजुला में। क्या नाम से जाना जाता है? झूम कल्टीवेशन के, कोनुको के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यदि ये वाला जवाब नहीं दिए तो कैमरा के अंदर घुस के आप लोगों की पिटाई होगी। इसको कौन नहीं जानता मेरे भाई? बिहार में है, ये बिहार में है। बराबर पहाड़ियाँ गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर क्षेत्र में स्थित हैं। वे भारत में सबसे पुरानी जीवित शैलकृत गुफाएं हैं और किस साम्राज्य को दर्शाते हैं? तो बोलेंगे मौर्य साम्राज्य को दर्शाते हैं। क्लियर है? और ये गुफाएं बराबर और नागार्जुन की 2 पहाड़ियों में स्थित है। क्लियर है? चलिए, अब लगता है बहुत ज़्यादा बता दिए इसके बारे में। पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? माच रंगमंच की कला, एक आर्ट है जिसका नाम क्या है? माच। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका किस राज्य से है जी? बताइए। बेसिकली ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के बोलेगा कौन सा क्षेत्र? तो हम बोलेंगे मालवा क्षेत्र। और कहाँ पे ये हो जाता था? मालवा वाले जो क्षेत्र है ना, वहीं पे लोक रंगमंच का एक रूप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माच। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? तो ये तो आपको डेट थोड़ा याद करना है, किस वर्ष में हुआ था। चलिए हम ही बता देते हैं, 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे कम, मतलब सबसे कम है तीनों के कंपेरिजन में, यानी सब में कम, चारों को कंपेयर करें तो इन चारों में से सबसे कम किसकी है? यही पूछा, ये ना पूछा जी। तो लक्षद्वीप लगाइए ना, लक्षद्वीप है। अब बोलिएगा सर इन चारों का बता दीजिए, तो बता देते हैं जी। चंडीगढ़ का 10 करोड़ समथिंग, और पुडुचेरी 12 करोड़, अंडमान निकोबार 3 करोड़, द्वीप समूह का बड़ी नेग्लिजिबल है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का बताएं क्या? नहीं, लक्षद्वीप का बेसिकली आपको 64,000 है, 64,473 है। तो इसमें से कम कौन हुआ? तो लक्षद्वीप ही ना हुआ। ये बताया कि नहीं, 64,473।
निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? संगीतबद्ध किया गया था किसको बताइए इन चार में से? तो बेसिकली संगीतबद्ध, संगीत सामवेद से मतलब ही होता है संगीत का, है ना। तो कहीं भी दिख जाए सामवेद या सोमवेद तो उसी को में क्या है, संगीत से रिलेटेड वगैरह उसमें जिक्र किया गया। अब कितना प्रकार का वेदा होता है चलिए हम ये बता दिए। जब हम बता ही दिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो कौन कौन वेदा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है, बताइए जी, ये तो बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करता है। आ समझ में? चलिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? बताइए। तो बेसिकली इसका जो अनुच्छेद देखिएगा 30 क्लॉज 4 में क्या मेंशन है, अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। यदि मान लीजिए इतना भी नहीं पता है ना, सिर्फ आर्टिकल 30 में भी पढ़िएगा तो कोई भी SC ST के समुदाय इंस्टीट्यूशन अपना बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका अल्पसंख्यकों हो गया, माइनॉरिटीज़ में भी आ गया, माइनॉरिटीज़ भी हो गया। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार उनको किस में दिया गया, इसमें दिया गया, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया? लगा कि भैया अब नहीं कर सकते हो, तो वो कौन सा साल था? तो वो साल क्या था, वो साल था 1813। आप हम लोग को बोलिएगा सर 1813 में चार्टर एक्ट आया था, आपको याद है? इसमें यह बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो भी मोनोपोली राइट्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो 21A बताइए, 21A को समावेशित किया गया था कब? ये किया गया था भैया आपको 2000, बताइए 2006 में। क्या पूछ रहा है आपसे? 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो ये किस वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में किया गया था जी? 2002 में हुआ था, याद नहीं? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम सॉरी 2006 नहीं 2002 होगा, माइंड में वही चल रहा था, लिखा गया भुला गया 2006। अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चलिए, अब बोलेगा सर को नहीं आता था, आता है बाबू। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना था। लीजिए इतना डीप में बता दिए, आए समझ में ना? ये कौन था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 था। क्लियर है ना? अब आइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? ये तो बता दीजिएगा भाई, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं भैया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं। और ये कब आया था? तो चलिए हमें बता देते, ये आया था 1976। कैसे याद रखिएगा? 4 + 2 6, ऐसे हम भी याद किए 1976। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो लघु 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें बहुत प्रावधान किए गए थे, बहुत अमेंडमेंट किया गया था भैया, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं ना जी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, लघु संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसमें देखिए तो ट्रिप्सिन है कहीं, ट्रिप्सिन, हाँ जी ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन ही क्या करता है? एक ऐसा प्रोटीन पाचक एंजाइम जो छोटी आंत में क्या होता है, क्या करता है, स्रावित होता है। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? याद रखिएगा, कभी कभी ये जो नहीं है ना, वो आपके नंबर काट लेते हैं। ध्यान से प्रश्न को कीजिएगा। क्या ग्रास है, क्या पैफियोपेडिलम, तीसरा फ्यूनेरिया, चौथा
आइपोमिया। तो इनमें से कौन सा होगा? बेसिकली जो फ्यूनेरिया है वो क्या है? जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। अब बोलिएगा फ्यूनेरिया जो है शैवाल की लगभग 200 प्रजातियों की एक जाति है। उनके पास कोई संवहन प्रणाली नहीं है, ठीक है। उनके पास पौधे के शरीर का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पानी और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए विशेष ऊतक की कमी होती है, और यही आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? बताइए जी। बेसिकली ये जो है ना, ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? चिकनी मृदा, रेतीली मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा। बेसिकली जो चिकनी मृदा होती है ना, यह एक प्रकार की मृदा है में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों के अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ये चिकनी मृदा का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, या बोलेंगे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और इसके बारे में बता देते हैं। चिकनी मिट्टी सबसे छोटे और घने कणों में से बनी होती है। परिणाम स्वरूप चिकनी मिट्टी काफ़ी चिपचिपी है, क्योंकि खनिज कणों के बीच ज़्यादा जगह नहीं है। चिकनी मिट्टी में अधिक मात्रा में पानी होता है, ठीक है। और चिकनी मिट्टी में क्या होता है? वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो ये तो जानते हैं, बताइए। आपसे क्या पूछा? अशुद्धियों से मुक्त। अशुद्धियों से मुक्त मतलब समझ रहे हैं ना, इम्प्योरिटी से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो बेसिकली झरने का जो जल होता है इसको शुद्ध माना जाता है। झीलों, नदियों और समुद्रों से पानी वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान सभी अशुद्धियाँ हटा दी जाती है और फिर वर्षा के रूप में सीधे पृथ्वी पर गिरा जाती है। एक प्रक्रिया आपको बताया गया। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? बताइए। बेसिकली अमाइलेज जो है ना, लार में अमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? बोलेंगे अमाइलेज होता है लार में। वो क्या करता है? एंजाइम होता है जो स्टार्च की साधारण शर्करा में तोड़ता है, जो अमाशय एक छोटी आंत में एंजाइमों द्वारा पच जाता है। तो ये काम किसका है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? एक एंजाइम जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। और मानव शरीर में किस भाग में पाया जाता है? तो बोलेंगे लार में पाया जाता है। आए समझ में? क्लियर है? आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल माय फ्रेंड्स? और कमेंट बॉक्स का हम आपका बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं।